सभी को नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद आपको इसलिए भी और साधुवाद भी कि आपने इस विषय पर यह कार्यक्रम रखा। 78 वर्ष पहले हमारा विभाजन हुआ था, हम स्वतंत्र हुए थे, हमारा विभाजन भी हुआ था। 78 वर्ष के बाद लगभग वैसी ही परिस्थिति निर्माण हो रही है। दो बातें हो रही है वैसी परिस्थिति निर्माण करने की। जो टर्निंग पॉइंट था विभाजन का, वो टर्निंग पॉइंट था डायरेक्ट एक्शन डे। तो विस्तार से बाद में बातचीत करेंगे हम। वो 16 अगस्त, शुक्रवार था उस दिन, 16 अगस्त 1946 को, 1946 में कलकत्ता में वो नृशंस हत्याकांड प्रारंभ हुआ। हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए और उसके 2 महीने के बाद नोआखाली में भी मारे गए। आज 79 वर्ष के बाद बांग्लादेश में, लगभग 79 वर्ष हो गए हैं, 4 अगस्त को बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ। बांग्लादेश में हम वही उसी प्रकार की पुनरावृत्ति देखते हैं, वही मानसिकता हम देख रहे हैं। दूसरी मानसिकता उस समय की वैसी थी कि मुस्लिमों का आग्रह था कि हम 20% हैं, इसलिए हमें अलग स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। आज भी ये मांग उठ रही है। आज भी एक मुस्लिम सांसद ने मांग उठाई है कि हम 20% हैं, हमें अलग से हमारा सब कुछ होना चाहिए। इस विभाजन की ओर बढ़ने की मानसिकता, ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, आह्वान है हम सबके लिए। और इसीलिए इस पृष्ठभूमि में इस प्रकार की चर्चा, विचार, मंथन होना बहुत आवश्यक है। हम सबको ये पता लगे कि आज से 78 वर्ष पहले क्या हुआ था, हम विभाजन, इस देश का हमने क्यों स्वीकार किया या विभाजन क्यों हुआ। अगर हम विभाजित नहीं होते तो आज हम समझ सकते हैं कि खंडित भारत की आज जब इतनी ज्यादा ताकत है, आर्थिक रूप से ताकत है, सैनिकी सामरिक रूप से ताकत है, और प्रज्ञा के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में भी एक ताकत है, तो अगर हम इतना बड़ा विशाल अखंड भारत रहते तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में हमारी क्या परिस्थिति रहती, हमारी क्या ताकत रहती। ये प्रारंभ कहां से हुआ विभाजन का, तो अलग अलग लोग उसके अलग अलग कारण मानते हैं। 1906 में, दिसंबर 1906 में बंगाल में, वो तब बंगाल पूरा एक था, तो बंगाल के ढाका में एक बैठक हुई और वो दिन था 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर को जो बैठक हुई, उस बैठक में ढाका का जो नवाब था, उसने उसकी संयोजन किया था, उसने उसको ऑर्गेनाइज की थी बैठक। उसमें काफी लोग थे। आगा खान भी थे, जो सबसे बड़े आगा खान, वो भी उसमें थे। और उसमें तय हुआ कि मुसलमानों के लिए एक अलग से संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना करनी चाहिए, और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद भी अलग राष्ट्र की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन मुस्लिमों के अपने अलग अलग मांगे ये प्रारंभ हो गई थी। उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1915 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह बात मान ली कि मुस्लिमों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान ही खड़े रहेंगे। कांग्रेस ने बात मान ली, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी ये बात मान ली। और ब्रिटिश सरकार तो ये चाहती ही थी कि इस प्रकार से दो फाड़ करके, या दो अलग अलग प्रकार से करके, वो भारत को और एक प्रकार से विभाजित करना चाहती थी। ये इनका पहले से उनके एजेंडे में था। तो ये बात, उनकी मांग जो है, वो मांग आगे आगे जाकर बढ़ने लगी। फिर हम आते हैं 1930 में। मुस्लिम लीग की स्थापना को 24 वर्ष हो गए हैं। बीच में गंगा में, रावी में बहुत सा पानी बह गया है। और 24 वर्ष के बाद 1930 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं,
तो वो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद इकबाल। वही मोहम्मद इकबाल जिनकी कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हम सारे लोग कहते हैं, वे पहली बार अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं। तो 1930 के 30 दिसंबर, ये दिन भी 30 दिसंबर का ही है, प्रयागराज यानी आज के उस समय के इलाहाबाद में ये उनका अधिवेशन हो रहा है मुस्लिम लीग का। और 30 दिसंबर को ये मांग आ रही है कि मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र होना चाहिए। तब भी पाकिस्तान ये नाम कॉइन नहीं हुआ है। 1933 में एक रहमत अली नाम का पंजाब का उसका जन्म है, और बाद में वो लंदन में पढ़ने के लिए गया है। वो रहमत अली ने 1932 में, एक गोलमेज परिषद होती है उस समय, भारत को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, कैसी देनी चाहिए, इस पे अंग्रेजों ने कुछ मीटिंग्स लंदन में बुलाई थी। उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गोलमेज परिषद कहते हैं। तो 1930 से 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। जो आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई नवंबर 1932 में, नवंबर 1932 में। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत से बहुत से लोग आए, सारे दलों के लोग आए, सारे राजनीतिक दलों के लोग आए, और ब्रिटिश के जो प्रतिनिधि थे वो तो सब उसमें थे ही थे। वो जो भारतीय प्रतिनिधि आए उन सबको ये रहमत अली ने एक पत्रक दिया। वो पत्रक, ये पहला हम डॉक्यूमेंट मान सकते हैं जहां पे पाकिस्तान शब्द आया है। उसे पाकिस्तान शब्द कैसा है वो भी लिखा है। वो पर्चा उसने एक बनाया, पर्चे का शीर्षक था, पेम्पलेट जिसको कहते हैं, पेम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर। उसमें जो उसका जिस्ट है, या जो वाक्य वो प्रमुखता से कह रहा है रहमत अली, आई जस्ट वुड लाइक टू कोट दैट कोट: वी आर कन्विंस्ड there can be no peace and progress in India if we, the Muslims, are duped into a Hindu dominated a federation in which we cannot be the masters of our own destiny and captains of our own soul. ये उसका पत्रक था, पेम्पलेट था। ये उसने सारे जो भारतीय नेता थे सबको दिया, इंक्लूडिंग बैरिस्टर जिन्ना। सबने उसको सिरे से नकार दिया। अलग राष्ट्र की बात तो 1930 में आई है, लेकिन सारे नेता उस पत्रक को हटा रहे हैं, अपने सिरे से नकार रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। और जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में उसने सारे जो 4 राज्यों की बात की है वो सब नकार रहे हैं। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की कल्पना में बंगाल कहीं नहीं था, डी कहीं नहीं है उसका। और इसलिए बंगाल उसने सोचा भी नहीं था, ना रहमत अली ने सोचा था, ना शुरुआत में जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की उन्होंने सोचा था। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना के 24 वर्षों के बाद पहली बार मांग उठती है अलग से मुस्लिम राष्ट्र की। और उसके बाद 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, अलग से पाकिस्तान नाम के शब्द की बात उठती है। लेकिन पाकिस्तान शब्द तब भी मुस्लिम लीग ने नहीं लिया है। सिर्फ अलग राष्ट्र की बात चल रही है मुस्लिम लीग में, लेकिन मुस्लिम लीग राष्ट्र के कौन सा हिस्सा चाहिए इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अब इसके साथ एक और बात चालू होती है, दंगे चालू होते हैं। अगर हम दंगों के आंकड़े देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जैसी जैसी मांग बढ़ रही है कि हमें अलग से राष्ट्र चाहिए, ये मुस्लिमों की मांग बढ़ रही है, उसी के प्रपोर्शन में, उसी के अनुपात में दंगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्लियर है, हम दंगे बढ़ाएंगे तो दंगे के प्रेशर में हमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र मिलेगा। ये मुस्लिम लीग की एक प्रकार से स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से उन दंगों का जिस प्रकार से प्रतिकार होना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी प्रतिकार नहीं कर रही है। दुर्भाग्य से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, प्रतिकार नहीं हो रहा है। फिर भी पाकिस्तान में कौन से राज्य जाने चाहिए ये मुस्लिम लीग डिफाइन नहीं कर रही है। वो डिफाइन करती है, वो है 1940 में। 1933 से ये जो रहमत अली है ये इकलौता है, और ये चला रहा है मूवमेंट, नेशनल पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट नाम से एक मूवमेंट चला रहा है कि पाकिस्तान होना चाहिए।
कोई उसकी सुन नहीं रहा है। लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग का एक लाहौर में अधिवेशन होता है। बैरिस्टर जिन्ना उस लाहौर के अधिवेशन के अध्यक्ष है। उस अधिवेशन में पहली बार अलग से मुस्लिम राष्ट्र कौन सा होना चाहिए उसको भी डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ये है। जिन्ना पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मतलब 3 वर्ष के बाद 1943 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना पहली बार पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से हम कहेंगे कि 1933 में जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट ये इसने चालू किया है रहमत अली ने, तो रहमत अली के मूवमेंट चालू करने के 10 वर्ष के बाद, बराबर 10 वर्ष के बाद, बैरिस्टर जिन्ना पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पाकिस्तान शब्द कॉइन हुआ है तो 1932-33 में हमने वो देखा, लेकिन फिर भी प्रचलन में बहुत ज्यादा नहीं है। और 1940 में भी अलग से मुस्लिम राष्ट्र की बात हो रही है। लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर कितने विजनरी है, आगे की सोचने वाले हैं, उसका उदाहरण है कि 1940 में 1940 में दिसंबर में 1940 के 28 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक पुस्तक रिलीज करते हैं, तब तक लिखकर प्रकाशित भी करते हैं। और वो पुस्तक का नाम है थॉट ऑन पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान की संकल्पना है, पाकिस्तान पे बहुत जोर नहीं दिया जा रहा है, शब्द पे जोर नहीं दिया जा रहा, लेकिन थॉट ऑन पाकिस्तान ये पुस्तक है। और पुस्तक में उन्होंने, वो वकील है, लॉयर है, तो लॉयर जिस प्रकार से दोनों पक्षों को रखता है, उस प्रकार से दोनों पक्ष को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उसमें रख रहे हैं और बड़े क्लैरिटी से रख रहे हैं। उनकी भी जो पक्ष है वो भी रख रहा है, और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी पक्ष रख रहा है। और उसका नतीजा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर निकालते हैं कि पाकिस्तान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर उसमें लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का साथ में सहजीवन, साथ में रहना संभव ही नहीं है। बहुत उदाहरण देते हो। बुद्ध शिकन शब्द कहां से आया? तो उन्होंने सारी बुद्ध की मूर्तियां फोड़ी, बुद्धों का शिकन, बुद्ध मूर्तियों का शिकन, इसलिए बुद्ध शिकन शब्द आया है। ये अंबेडकर जी ने बताया है। वो हर जगह बता रहे हैं कि ये दोनों का सहअस्तित्व संभव नहीं है, दोनों अलग अलग ही रहने चाहिए, इसलिए पाकिस्तान होना चाहिए। इसलिए द्विराष्ट्रवाद के अगर कोई समर्थक है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। लेकिन उनके बिल्कुल क्लैरिटी है। उनका कहना है अगर विभाजन होता है, वहां के सारे हिंदू यहां जाए, यहां के सारे मुस्लिम वहां जाए। जनसंख्या की अदला बदली ये उनके विभाजन की पहली शर्त है। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भूमिका 1940 में ली है, वो भूमिका उन्होंने मृत्यु तक उसी भूमिका में रहे हैं, डेविएट कहीं नहीं किया है। उनके कोट में कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने 1940 में यह कहा है, जो उस समय उनके भाषण हैं, वो सारे भाषण महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस नाम से प्रकाशित किया, अनेक खंड है उसके। वो लिखते हैं, आई कोट, व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस आई फेल्ट दैट गॉड वॉज विलिंग टू लिफ्ट हिज कर्स। कर्स शब्द प्रयोग किया है मुसलमानों के लिए। कर्स का अर्थ होता है शाप, या हिंदी में श्राप बोलते, श्राप। I felt that God was willing to lift his curse and let India be one great and prosperous. ये उनके राइटिंग एंड स्पीचेस के पहला जो वॉल्यूम है, पहला खंड है, उसके पृष्ठ 146 में ये उन्होंने दिया है। अब वो कंसिस्टेंट रहे अपने सारे इसमें। मृत्यु के जस्ट पहले 23 जून 1956 में जो उन्होंने लिखा है, वो भी मैं पढ़ता हूं। आई वॉज ग्लैड दैट इंडिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आई वॉज अ फिलोसोफर, सो टू से, ऑफ पाकिस्तान. I advocated Pakistan because I felt that it was only by partition that Hindus would not only independent but free. ये अंबेडकर जी की भूमिका है। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो इसके पीछे की बेसिक शर्त थी कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग राष्ट्र में होने चाहिए, हिंदू भारत में आने चाहिए, मुस्लिम पाकिस्तान में जाने चाहिए, वो उसकी पूर्तता नहीं है। अब ये हम आ गए हैं 1943 तक, जब जिन्ना ने खुलकर पाकिस्तान नाम लिया है, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए ये भी डिफाइन किया है,
और खुलकर वो पाकिस्तान के समर्थन में मैदान में आए। अब 1945 में जनरल इलेक्शन होते हैं। 45 में पहले जो नेशनल असेंबली के नेशनल इसके जिसको आज हम लोकसभा बोलते हैं, उस प्रकार का थोड़ा स्वरूप उस समय था, उसके चुनाव होते हैं और बाद में राज्यों के चुनाव होते हैं। इसमें कांग्रेस बहुत अपील कर रही है मुस्लिमों को, इसलिए कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को अपना अध्यक्ष बनाया है। 4 साल तक उन्होंने अध्यक्ष रखा है, 41 से लेकर 45 तक। लेकिन 45 के चुनाव में जो मुस्लिमों के लिए सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूंस में कांग्रेस के प्रत्याशी बुरी तरीके से हारे हैं और सब जगह मुस्लिम लीग जीती है। लेकिन नेशनलिस्ट में मुस्लिमों के लिए आरक्षित जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें राज्यों का जब चुनाव का नतीजे आते हैं, तो राज्यों के नतीजों में सिंध में ये जीते हैं, पंजाब में जीते हैं मुस्लिम लीग, और बंगाल में इनको बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन वो एक साझा सरकार इन्होंने बनाई है। ये परिस्थिति है। अब फिर भी जो जनमानस है पूरे देश का, वो विभाजन के पक्ष में नहीं है। विभाजन ये इमोशनल मुद्दा बन गया है। तो विभाजन के लिए विवश कैसा किया जाए, ये मुस्लिम लीग की सोच चल रही है। और जिन्ना अब इस समय तक रेडिकल मुस्लिम बन गए। पहले रेडिकल मुस्लिम नहीं थे, वो तिलक जी के अनुयायी थे, लेकिन बाद में बड़े रेडिकल मुस्लिम बन गए। और जिन्ना ने यह आदेश दिया है मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को कि 16 अगस्त 1946 ये डायरेक्ट एक्शन डे रहेगा। आप हमारी बात नहीं मान रहे ना, हमें मुस्लिम राष्ट्र इलेक्शन नहीं दे रहे ना, हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। अब दुर्भाग्य से इस बात की गंभीरता लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, या ब्रिटिश प्रशासन भी नहीं समझ पा रहा है। वो ब्रिटिश प्रशासन जिसके जिसको हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू है, वो भी नहीं समझ पा रहे। और भीषण दंगा होता है, भीषण। 16 अगस्त 1946 1946 को फ्राइडे है, जुमे की नमाज के बाद कलकत्ता में आदेश दिया जाता है कि जो जो हिंदू दिखे उनको काट दो। 5,000 हिंदुओं का कत्लेआम होता है। 16 अगस्त से 18 अगस्त तक ये चलता रहता है। हिंदुस्तान में प्रतिकार करते हैं। अब कलकत्ता क्यों चुनते हैं ये? तो जैसा मैंने कहा, पहले बंगाल तो इनके सारे थॉट प्रोसेस में नहीं था, लेकिन उनको लगा बंगाल में मुस्लिम बहुत ज्यादा है, तो बंगाल तो होना चाहिए। बंगाल में भी जिन्ना कलकत्ता चाहते हैं, इसलिए अटैक कलकत्ता पे है। कलकत्ता चुना गया है। कलकत्ता में इस प्रकार का ब्लडशेड होना, खून की नदियां बहेगी जिसको कहते हैं, वैसा करना, ये जिन्ना ने आदेश दिया है। इसलिए उस एक दिन में, 16 अगस्त के एक दिन में, कलकत्ता में 5,000 हिंदुओं को मारा जाता है। अनेक बहु बेटियों को भगा कर लेकर जाते हैं, अनेक बलात्कार होते हैं, अनेक छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है, और लगभग 3 दिनों में 8 से 10 हजार हिंदुओं को मारा गया है। लेकिन मामला रुक नहीं रहा है। इसके बाद भी सारा कांग्रेस का नेतृत्व दहल गया है। उनको ये लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मानना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पूरे तरीके से तैयार नहीं है। इसलिए ठीक इसके 2.25 महीने के बाद नोवाखाली में इससे भी भयंकर हत्याकांड होता है। हिंदुओं को मारा जाता है, कुचला जाता है, बहु बेटियों को उठाकर लेकर जाते हैं, और कलकत्ता में जितने मारे गए उससे 2 गुने लोग ये नोवाखाली में मारे जाते हैं। नोवाखाली आज के बांग्लादेश के चिटगांव जिले में। और अभी जो बांग्लादेश में सब कुछ हुआ, तो वो नोवाखाली, वो राजशाही, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर फिर से इसी प्रकार की सारी चीजें। अब इसका प्रेशर भारतीय नेताओं पर है, और इसीलिए जो लोग ये कह रहे थे कि मेरे देह के अगर टुकड़े भी हो जाएंगे तो भी भारत विभाजित नहीं होगा, वो मानते हैं, उनको लगता है कि अगर मुसलमान इसी प्रकार से दंगे करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए वो विभाजन को स्वीकार्यता देते हैं, विभाजन मानते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में विभाजन स्वीकार किया जाता है। उस बैठक में कांग्रेस है, मुस्लिम लीग की तो वो मांग गई थी, बाकी सारे लोग हैं, विभाजन मान्य किया जाता है। अब 3 जून से लेकर 15 अगस्त ये दिन तय होता है। यहां पर एक और हम देखें कि यह ब्रिटिशर्स को भारत से भागने की जल्दी है। मैं उसके बहुत इसमें नहीं जाऊंगा, समय हमारे पास नहीं है। लेकिन उनके पास भागने की जल्दी क्यों है? क्योंकि 1946 में ही जब यह हत्याकांड हो रहा था और मुस्लिम लीग बोल रही थी, उसी समय 3 बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में हो रही है।
जनवरी जनवरी 1946 में वायुसेना का एक बहुत बड़ा आंदोलन या विद्रोह जिसको कहते हैं वो हुआ है। फिर दूसरा उसके तुरंत बाद फरवरी में आ, एक दूसरा आंदोलन होता है बहुत बड़ा, जो लगभग 18 फरवरी तक चलता है, 18 फरवरी 1946 तक चलता है। और 18 फरवरी को चालू होता है, 23 तक चलता है। और वो नौसेना का बड़ा आंदोलन है। मुंबई तो लगभग पूरे वहां से अंग्रेजों का एक प्रकार से कंट्रोल निकल जाता है, कराची से कंट्रोल निकल जाता है। बड़ी संख्या में जो नौसेना है, नेवल, वो पूरे अंग्रेजों के खिलाफ में खड़ी होती है। और सब लोग मांग कर रहे हैं, आजाद हिंद सेना के सेनानियों पर से आप मुकदमे हटाओ। लेकिन जो तीसरा होता है, वो होता है उसके तुरंत 4 दिन बाद, नौसेना का विद्रोह समाप्त होने के तुरंत 4 दिन बाद जबलपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है थल सेना में। और थल सेना के सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में, उनके आजाद हिंद सेना के समर्थन में आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं। इन 3 घटनाओं से, विशेषतः थल सेना की घटना से, क्योंकि थल सेना से प्रत्यक्ष नियंत्रण पूरे देश में होता है, ये हिल गए हैं नीचे से ऊपर तक। और इसलिए इनको अब भागने की जल्दी है। लेकिन इनका एक ये तय है कि भारत को विभाजित करके जाना। ये सारे जो दोस्त राष्ट्र उस समय कहलाते थे, जिन्होंने मिलकर और हिटलर का, मुसोलिनी का और जापान का पराभव किया, हराया उनको, ये सारे, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें यूएस है, जिसमें रशिया, ये सारे लोग ये मानते हैं कि भारत को अगर एक रखा तो आगे जाकर भविष्य में भारत बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए जैसा जर्मनी को बांटा है, वैसा भारत को भी बांटना है। इसमें सारे लोग सहमत है, उसमें कोई असहमति की बात नहीं है। जैसे भारत को बांटना है तो तय है। तो इसलिए इनको भारत का बंटवारा भी तय हो गया है 3 जून 1947 को, और 15 अगस्त इस दिन तय होता है। अब इसमें उस समय का नेतृत्व क्या कर रहा है, हमें देखना चाहिए कि अगर बंटवारा तय है, होना है, सब कुछ तय हो गया है, तो विभाजन की प्लानिंग होनी चाहिए। विभाजन कैसे होगा, क्या होगा, विस्थापित यहां से वहां आएंगे, ये सारा तय होना चाहिए। उसके लिए कुछ उस प्रकार की रचना होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने बहुत डॉक्यूमेंट खंगाले, मैंने आर्काइव्स देखे, सब जगह गया मैं, लेकिन इस प्रकार की प्लानिंग कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में विस्थापित लोग आएंगे, बड़ा बड़े दंगे हो सकते हैं, उसके लिए रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कोई प्लानिंग दुर्भाग्य से हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने नहीं की। कुछ भी नहीं। ये दुर्भाग्य हमारा, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विभाजन अकेले हमारे देश का नहीं हुआ है, विभाजन अनेक देशों का हुआ है। चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ है। चेकोस्लोवाकिया का जब विभाजन हुआ, उसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बड़े योजना के साथ उन्होंने विभाजित किया। चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। युगोस्लाविया का तो संघर्ष करके विभाजन हुआ, और लगभग 5-6 देशों में युगोस्लाविया बटा। तो पहले का संघर्ष तो ठीक था, पहले बहुत हो गया खून खराबा, लेकिन विभाजन के समय खून खराबा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे भी प्लानिंग थी। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से प्लानिंग नहीं रही, कुछ भी नहीं रही। हम इस स्वप्नलोक में जी रहे थे, हमारा नेतृत्व, चाहे वो नेहरू जी है, गांधी जी, कि कोई विस्थापित होने की जरूरत ही नहीं। गांधी जी जब एक दिन के लिए पंजाब के दौरे पर आते, 1-1.5 दिन के लिए, वो एक दिन वाह केंट नाम का, आज जो पाकिस्तान में है, पंजाब में, वहां पर, वो असल में पश्चिम पंजाब में है आज, तो पाकिस्तान के हिस्से में गया है। वहां पर वो एक दिन में विजिट करते हैं, जो शिविर लगा है वहां, विस्थापितों का शिविर अंग्रेजों ने लगाया है। और दूसरे दिन वो लाहौर में आधे दिन के लिए रहते हैं, बस इतना ही। दोनों जगह वो भारतीय लोग, जो अपने, जो हिंदू सिख है, जो बहुत ज्यादा इस सारे प्रक्रिया से गुजरे हैं, उनको बहुत तकलीफ है। अनेकों के लोग मारे गए हैं, वहां भी एक भी जवान स्त्री नहीं है। सब, सारी जो तरुण स्त्रियां हैं, सबको उठा लेकर गए हैं। कोई माँ है, बूढ़ी ऐसी है औरत वहां पर बची है। और सारे लोग, लगभग 9-10 हजार का वो कैंप है, शरणार्थी शिविर है। वो सारे लोग बोल रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। गांधी जी का उत्तर है, जो रिकॉर्डेड है, हर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। वो कहते हैं कि यार आप यहीं रहिए, क्यों वहां जा रहे हो, क्यों आपको भारत में जाने की आवश्यकता है। मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, उनको पाकिस्तान मिल गया, अब पाकिस्तान मिलने के बाद वो क्यों आपको तकलीफ देंगे। बहुत बड़े स्वप्नलोक में हम सारे लोग जी रहे थे, इसलिए कुछ भी नहीं किया। और मुख्य रूप से जो दंगे हुए, वो सारे दंगे 15 अगस्त के बाद हुए। 15 अगस्त के पहले भी दंगे हुए, बहुत ज्यादा दंगे हुए,
और मुस्लिम लीग का एक बड़ा एजेंडा था कि यहां से हिंदुओं को भगाना। बिल्कुल क्लैरिटी है उसमें, उसमें कोई कंफ्यूजन कोई ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है कि इनको तो यहां से भगाना है, हिंदुओं को यहां से भगाना है। खुर्रम नाम का सिंध के प्रांत में जो इनकी सरकार है मुस्लिम लीग की, उसका मंत्री है खुर्रम, सीनियर मंत्री है। वो खुर्रम खुलेआम बोलता है, वो पोस्टल वो दीवारों पर राइटिंग करता है कि हिंदुओं भाग जाओ, तुम्हारी लड़कियां और बहू बेटियां छोड़कर जाओ। ये लिखा गया है, दीवारों पर लिखा गया है, खुर्रम खुलेआम बोलता है, स्टेटमेंट देता है। ये उस समय की परिस्थिति। और हिंदू सिख को बचाने के लिए उस समय का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है कांग्रेस, मैंने बहुत खोजा कि कुछ तो डॉक्यूमेंट मिल जाए कि उसने कुछ काम किए हैं उन लोग को बचाने के लिए। दुर्भाग्य से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। उस समय वहां की सबसे बड़ी जो ताकत है, वहां की जो संगठित ताकत है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और दुर्भाग्य से ये सारी चीज सामने आती नहीं। जैसे मुस्लिम नेशनल गार्ड, ये मुस्लिम लीग की एक आउटफिट है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सबसे ज्यादा हिंदुओं को मारा है। लेकिन मुस्लिम नेशनल गार्ड का नाम भी हम नहीं जानते, दुर्भाग्य। तो संघ की ताकत वहां पर सबसे ज्यादा है। और जब यह विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, उस समय ऐसे क्षेत्र जो पाकिस्तान में जाने वाले हैं या दंगे चल रहे हैं, वहां पर हमारे नेतृत्व में से कौन कौन गया है जब मैं खंगाला, दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेतृत्व में वाले लोग उसमें वहां पर नहीं गए। गांधी जी, जैसा मैंने बताया, 1.5 दिन के लिए गए। और आचार्य कृपलानी उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि उनका निवासी कराची में था, वो सिंध के थे, इसलिए वो 2-3 बार गए। लेकिन उसके अलावा कोई बड़े नेता ने वहां पर दौरे किए हैं, बचाने की कोई रणनीति की है, हिंदू सिखों को सुरक्षित लाने की रणनीति की, ऐसा कुछ भी नहीं किया संघ ने किया। 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गोलवलकर गुरु जी वहां पर है, कराची में है। कराची जो राजधानी बनने जो एक उस समय तो राजधानी थी पाकिस्तान की, जहां पे एक पाकिस्तान का फॉर्मेशन होने वाला है 14 अगस्त को, उसी कराची में 5 अगस्त को संघ का 10,000 स्वयंसेवक का संचलन होता है। फिर हैदराबाद जाते हैं। अब विडंबना देखिए कैसे, 6 अगस्त को गुरु जी हैदराबाद में है। और हैदराबाद मतलब सिंध का हैदराबाद, सिंध में भी एक हैदराबाद नाम का कराची के बाद का एक बहुत बड़ा शहर है। हैदराबाद में स्वयंसेवक की बैठक लेते हैं, वहां पे भी संचलन होता है। और वो बोलते हैं कि हम राजा दाहिर की भूमि से हैं, हिम्मत नहीं हारना है, आज नहीं कल हम फिर से वापस आएंगे। आज दुर्भाग्य से हमारे नेतृत्व ने दंगों के सामने और हम हथियार डाल दिए हमारे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। आज परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन राजा दाहिर की प्रेरणा है, हम फिर से यहां पर आएंगे। ऐसा उनमें आशावाद जगा रहे हैं, संगठन की ताकत बता रहे हैं कि संगठित शक्ति के माध्यम से हम किस प्रकार से सुरक्षित सारे लोग भारत में आएंगे, इसी रचना बना रहे हैं। ठीक उसी समय, उसी दिन 6 अगस्त को हैदराबाद से 800 मील दूरी पर, उस समय मील चलता था, माइल्स, 800 मील दूरी पर लाहौर में गांधी जी, जो मैंने कहा आधा दिन के लिए वहां गए हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। दो सिख वहां पर है युवक, वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि लाहौर तो जल रहा है, हम हमारी बहू बेटियां उठाकर लेकर गए, हमें जीना बहुत मुश्किल हो रहा, हम क्या करें। तो गांधी जी का उत्तर है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 8 अगस्त के अंक में प्रकाशित हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि अगर लाहौर मर रहा है तो आप हिम्मत के साथ मृत्यु का वर्ण कीजिए, अगर भीरुता के साथ आप मृत्यु का वर्ण करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये विडंबना है। वुमर वुमन एम्पावरमेंट की बात आज हम करते हैं। कल्पना करें, राष्ट्र सेविका समिति उस समय काम करती थी, उनका भी काम था वहां पर, अच्छा काम था। राष्ट्र सेविका समिति की उस समय की प्रमुख संचालिका मौसी जी केलकर, ये 14 अगस्त को, 13 अगस्त को कराची में पहुंचती है। 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ी रैलियन निकाल रही है, बड़ा जुनून है वहां के लोगों में पाकिस्तान बनने का। ऐसे पाकिस्तान में एक महिला हिम्मत के साथ जाती है। उनका जो मुंबई से कराची का विमान प्रवास है, वो वाया अहमदाबाद है। अहमदाबाद के बाद तो एक भी मुस्लिम, एक भी हिंदू उसमें नहीं है। ये दो महिलाएं सिर्फ, ये और उनके साथ की एक महिला, दो महिलाएं उस विमान में, सारे मुस्लिम लोग के बीच में जो नारे लगा रहे हैं कि हंस के लेंगे हिंदू, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे नारों के बीच में वो महिला कराची जा रही है। वहां 700-800 सेविकाओं की बैठक लेती है, उनको हिम्मत देती है और प्लानिंग करती है
कि किस प्रकार से हिंदू महिलाएं सुरक्षित रूप से भारत आए। स्त्री सक्षमीकरण का और क्या हम उदाहरण दें, लेकिन ये सामने आना चाहिए, ये हिम्मत ये सामने आनी चाहिए। और दुर्भाग्य से दुर्भाग्य, उसी कराची में मौसी जी केलकर जब 14 अगस्त गई, उसके 3 दिन पहले आचार्य कृपलानी जी की पत्नी सुचेता कृपलानी जी, वो सिंधी महिलाओं की वहां पे बैठक लेती, और उसमें कहती है, वो महिलाएं बड़ी बड़ी आतंकित है, बड़ी तकलीफ में है। वो कह रही है कि हम कैसे जिए, हम रास्ते में चलना भी हमारे लिए मुश्किल है, यहाँ जीना दुभर है, कुछ तो भी कीजिए। तो सुचेता कृपलानी जी उनको कहती है, आप फैशन करती होंगी, मैं तो नोआखाली में भी गई, मैं तो कलकत्ता में भी गई, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, हिम्मत के साथ गई। आप तो फैशन करते हैं, आप लो नेक का ब्लाउज पहनते हैं, ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनते हैं, इसलिए मुस्लिम गुंडे आपको छेड़ते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, दंगों के ऐसे परिस्थिति में कोई महिला कोई फैशन करेगी, फैशन के दिमाग में सोचेगी भी? ये फर्क है दोनों में, दोनों विचारधाराओं। तो विभाजन हमारे लिए बहुत दुखदाई है। लगभग लगभग इसमें 10 से 15 लाख लोग इसमें मारे गए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आंकड़े मिलते हैं, बाकी जो सारे दिख रहे हैं, उसको अगर जोड़ा तो ये आंकड़े 15 लाख के लगभग जाता है। 15 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। 1.25 से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित होते हैं, अपना घर बार, व्यवसाय, खेती बाड़ी सब छोड़कर, जिनको एक भिखारी के जैसे दर दर की ठोकरें खाते हुए जाना पड़ता है। ये विभाजन का दुर्भाग्य से ये इंपैक्ट है। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा ऐसा अ, ऐसा सारा इतिहास में कहीं नहीं मिलता। जिस संख्या में लोग मारे गए, जिन दंगों में लोग मारे गए, वो सिर्फ हमारे नियोजन ना होने के कारण, हमने ठीक से सोच ना होने के कारण, और अनेक लोग मारे गए और विस्थापित हुए। इसलिए इस विभाजन को हम सबने समझना चाहिए कि 47 में तो विभाजन हो गया। अब अगर विभाजन के राह पे हम जा रहे हैं, या हमें जाने के लिए विवश किया जा रहा है, तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है। हमें सोचने समझने की आवश्यकता है कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें विभाजन की ओर धकेल रही है। जाने अनजाने में अगर हम विभाजन की ओर जा रहे हैं, तो ये विभाजन, एक देश जिस प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में बीच में रुकावट आएगी, दिक्कत जाएगी, देश आगे बढ़ नहीं सकेगा। इसलिए इस समय विभाजन तो सवाल ही नहीं, मातृभूमि का विभाजन इसके बाद सहन ही नहीं हो सकता। और हम सारे लोग ने प्रण करना चाहिए, जो दुखद अध्याय हो चुका वो तो हो गया, बल्कि हम तो ये प्रण करें कि वो जो भूभाग हमसे गया है, वो अखंड भारत आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी तो भी परिस्थितियां बदलेगी। और जैसे गुरुजी ने कहा था कि राजा दाहिर की प्रेरणा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चाहे सिंध है, पंजाब है, बंगाल है, सारा हम फिर से वहां पर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा है, हम वहां से फिर से जाएंगे। ये हिम्मत हमें रखनी चाहिए। विभाजन की सारी मानसिकता का विरोध करना चाहिए। और विभाजन जिस परिस्थिति में हुआ, उस परिस्थिति को हम सब ने सोचना समझना चाहिए। मैं भी रुकता हूं, मेरे ख्याल से समय हो गया है। आपके प्रश्न होंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नए भारत के सदस्यों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के विभाजन और उससे संबंधित मार्मिक घटनाओं, विमर्श और इतिहास को हमारे समक्ष रखने के लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ।